नमस्कार साथियों। हमने अपने पिछले व्याख्यान में फणीश्वरनाथ रेणु रचित मैला आंचल उपन्यास के विधा को आंचलिक उपन्यास क्यों कहा गया, आंचलिक उपन्यास लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा, इसके बारे में चर्चा की और मैला आंचल नामकरण क्यों रखा गया, ये शीर्षक क्यों दिया गया, इस पर चर्चा की। अब हम थोड़ी सी इसके घटनाक्रमों की बात करें कि इसका कथ्य क्या है, इसका मूल विषय क्या है। मेरीगंज एक जो पिछड़ा हुआ गांव है, जहां मूल सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है, परंतु जहां गरीबी बहुत अधिक है, जहां लोग अशिक्षित है और जहां इलाज नहीं होता है, हर साल बाढ़ आ जाती है और गांव में मलेरिया, हैजा, कालाजार आदि बीमारियां अधिक हो जाती है। तो शहर से एक डॉक्टर प्रशांत मलेरिया के ऊपर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, कालाजार पर रिसर्च करने के लिए शहर में से गांव में आता है और वहाँ मलेरिया सेंटर खुलता है और वहाँ वे मलेरिया के इलाज करता है रोगियों। तो वहाँ गांव वालों के जो अंधविश्वास है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो समाज है और किस तरह से वहाँ एक पूर्व धारणाएं बनी हुई है, इन सब का सामना प्रशांत करता है। और उसी के साथ वहाँ राजनीति की भी लहर है, स्वतंत्रता का आंदोलन का जो प्रभाव है वो गांवों तक पहुंचा है। तो सुराज लेकर के, चरखे को लेकर के गांव वाले किस प्रकार से चर्चा करते हैं और वहाँ का धार्मिक परिवेश कैसा है, तो इन सब स्थितियों को, इन सब घटनाक्रमों को वे उपन्यास में विभिन्न प्रकार से दिखाते हैं। और मैला आंचल जो नाम रखा गया, क्योंकि जो आंचल है, जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, गांव है, वे पिछड़ा हुआ है और ये हमेशा पिछड़ा हुआ ही नहीं रहेगा। जब भारत में राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आई है तो परिवर्तन आया है, तो ये परिवर्तन गांवों तक भी पहुंचना चाहिए। और इस बात को रेणु जी उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रशांत के मुख से कहलवाते हैं। परिवर्तन के लिए लेखक की प्रतिबद्धता का सूचक है कि ये गांव सदा इसी तरह से पिछड़े ही नहीं रहेंगे, यहाँ चेतना जागृत होगी, यहाँ फिर से प्रेम, आशा, विश्वास उत्पन्न होगा। तो प्रशांत जो मुख्य पात्र है, वे ममता से कहता है, ममता मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहाँ इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। तो अधिकांशतः क्या देखा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जो विशेष रूप से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वे विदेशों में जा करके कमाना प्रारंभ करते हैं, व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना भी है और आत्मोन्नति भी है। पर डॉक्टर प्रशांत जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो उसके पास अवसर थे विदेश जाने के और उनके प्रोफेसर्स के द्वारा भी उसे विदेश जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार भी उसे अनुदान प्रदान करती है विदेश जाने के लिए, परंतु वे विदेश ना जाकर के एक गांव में ही अपना शोध कार्य करता है। हैजा, मलेरिया और कालाजार, इन बीमारियों के लिए वे गांव में जाकर के ही उसके ऊपर रिसर्च करता है। अनेक बार निराशा प्राप्त होती है, अनेक बार हताशा होती है, परंतु अंत में भी प्रशांत जो है वो हार नहीं मानता है
और वे क्या कहते हैं, मैं फिर काम शुरू करूंगा, इसी गांव में प्यार की खेती करना चाहता हूं। कि गांव में जिस प्रेम का अभाव हो गया है, गांव में जहां इतना संघर्ष है, लोग इतनी दयनीय अवस्था से जी रहे हैं, तो ऐसे ग्रामवासियों को, और जो आंसू से भीगी हुई धरती है, उस पर प्यार के पौधे लहलाने। तो ये एक तरह से लेखक की प्रतिबद्धता है गांव में परिवर्तन लाने की, कि गांवों का स्वरूप बदले। ग्रामवासी भारत माता का जो आंचल, मैला आंचल है, उस गांव में उनके प्राणियों के मुरझाए होठों पर फिर से मुस्कुराहट लौट के आए, उनके हृदय में नवीन आशा और विश्वास प्रतिष्ठित हो। तो ये एक प्रतिबद्धता है लेखक की, जो इस उपन्यास के रचने में, इस उपन्यास लेखन में मूल प्रेरणा है। हम इस उपन्यास के उद्देश्य की बात करें कि मैला अंचल का उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम तो ये है अंचल विशेष की समस्याओं को उजागर करना, कि जो ग्रामीण अंचल हैं, जो पिछड़े अंचल हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जिसे ना तो शहर वाले जानते हैं, नगरों वाले जानते हैं, और ना सरकार जानती है। तो ऐसे पिछड़े अंचलों की समस्याओं को उजागर करें, जिससे उनका भी उद्धार हो। और 1942 से लेकर जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 1950 तक, स्वतंत्रता के पश्चात तक, भारत के गांवों की स्थिति और उसमें आ रहे नवीन परिवर्तनों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, कि गांवों में भी आधुनिकता की लहर कैसे प्रवेश कर रही है। वे पिछड़े गांव, वे उनमें भी अब नवीन परिवर्तन आ रहा है, तो उन परिवर्तनों की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, ये भी इस उपन्यासकार का उद्देश्य है। गांव के मैले और दागदार जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। गांवों का केवल हरियाली है, शस्य श्यामला धरती है, केवल गांव कृषि में पर जीवन है, ये तो है, पर उसके साथ उसमें क्या क्या मलिनताएं हैं, क्या क्या उसमें कुरूपताएं हैं, क्या क्या विकृतियां हैं, उनका भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना। सामाजिक विसंगतियों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना भी इस उपन्यास का एक उद्देश्य रहा है। सबसे पहले क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव ही सामाजिक परिवेश ने किया है, तो सामाजिक परिवेश में किन किन समस्याओं का सामना गांव वालों को करना पड़ता है, या गांव का परिवेश, उसका वातावरण कैसा बना हुआ है, उसके मूल में क्या है, वो पूरा एक यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। तो जो मेरीगंज क्षेत्र विशेष, अंचल विशेष की बात करते हैं, तो वहां जातिगत विभाजन मूल समस्या है। उपन्यास का प्रारंभ ही इसी समस्या को लेकर के होता है, कि वह 12 जातियों के लोग रहते हैं, 12 टोले हैं वहां पर। राजपूतों का टोला अलग है, कायस्थों का अलग है, ब्राह्मणों का अलग है, यादवों का टोला अलग है। जाति मुख्य है वहां पर। जो भी कार्य व्यापार होता है उसमें जाति क्या, कोई व्यक्ति अगर गांव में नया भी आया है तो सबसे पहले उससे उसकी जाति ही पूछी जाती है। डॉक्टर प्रशांत जब गांव में जाता है शहर से, उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो कहता है डॉक्टर प्रशांत। कहते आगे, कहते आगे डॉक्टर प्रशांत, कहते नहीं और जाति, उसने कहा मैं डॉक्टर, नहीं जाति, तो वो कहते मैं, अब जाति तो वो प्रशांत खुद स्वयं भी अपनी जाति नहीं जानता था, क्योंकि शहर में उससे कभी, शहरों में ये समस्या नहीं है, यहाँ कोई जाति नहीं पूछता है, पर गांवों में पहचान उसकी जाति से ही होती है कि ये राजपूत है, ये कायस्थ है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, कौन सी जाति से है, तो जाति से पहले। और गांव में उस तरह से सारे कार्य व्यापार भी जाति के आधार पर विभाजित हुए हैं, और उनमें परस्पर झगड़े भी होते रहते हैं। और जैसे स्वयं रेणु जी कहते हैं
कि राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मन मुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा है उसका वर्चस्व बना रहता है। राजपूतों और कायस्थों का वह वर्चस्व है, तो जो अल्पसंख्यक रहे वो इन्हीं में ही जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण वहां पर तीसरी शक्ति के रूप में आते हैं। और इसीलिए एक मुख्य पात्र और भी है इस उपन्यास में, बावन दास, जिसे गांधी जी का ही रूपांतरण माना गया। और वह भी इस जातिगत भेदभाव को लेकर के, इस जातिगत समस्या को लेकर के पीड़ित भी है। उसके मन में भी दुख होता है और वे स्पष्ट कहता है कि लगता है अब हर आदमी की टोपी पर लिखा होगा कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कि आदमी की पहचान उसके कार्य से, उसके चरित्र से नहीं हो रही, अपितु उसकी जाति से हो रही है। तो ये समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति है, विडंबना है। और इसी जातिगत भेदभाव के कारण वहां जब भंडारे होते हैं तो ब्राह्मणों के लिए अलग से, क्योंकि ब्राह्मण दूसरी जाति के साथ नहीं खाएंगे, राजपूत यादवों के साथ बैठ करके खाना नहीं खाएंगे, तो इस तरह से अलग अलग टोलों के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था होती है। और एक दूसरे से टकरा भी जाए तो उनमें झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और यही स्थिति वहां पर होती भी है। ऊंच नीच गत भेदभाव इतना अधिक होता है कि अगर देख लिया कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति ने किसी छोटी जाति वाले व्यक्ति के साथ खाना खा लिया तो इस बात के लिए उसको दंडित किया जाता है। गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये गांव की एक सामाजिक परिवेश में बहुत बड़ी समस्या है। रेणु जी वहां स्पष्ट कहते हैं कि एक पात्र है जो जाता है तहसीलदार के साथ और उसके साथ खाना खा ले, बिरंची वो पात्र है, और शहर में गया है और वहां उसने कोर्ट में जाकर के गवाही देनी थी, तो तहसीलदार ने उसको कुछ खाने के लिए दिया, उसने खा लिया। अब गांव में ये खबर कैसे पहुंच गई, तो गांव में न जाने कैसे ये हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक धैला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। तो गांव में अफवाह भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है और ये जातिगत जो झगड़े हैं उनके पीछे कहीं ये अफवाहें भी काम करती हैं। और केवल जातिगत समस्या ही नहीं है, वहां पर उनको गांव से बहिष्कृत कर देना, उनका हुक्का पानी बंद कर देना, ये भी एक समस्या है। और फिर उनके लिए दंड का विधान भी है। अगर एक जाति के व्यक्ति ने दूसरी जाति के व्यक्ति से संपर्क कर लिया या उनके साथ संबंध स्थापित कर लिया या उसके घर में खाना खा लिया तो उसको कैसे दंड दिया जाता है, ये भी गांव में एक समस्या है। समाज में और समस्या भयंकर रूप में है शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव। लोग शिक्षित ही नहीं है। और देखा जाए आजादी से पूर्व तो ये स्थिति थी ही, आजादी के बाद भी, आजादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद भी आज भी कई गांव इसी तरह से पिछड़े हुए ही। और रेणु 1954 में इस उपन्यास की रचना करते हैं और जो स्थिति का वर्णन करते हैं, यद्यपि अभी गांवों में पहले से बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। गांवों में अब बिजली की सुविधा पहुंच गई है, गांवों में सड़कें हो गई हैं, परंतु शिक्षा के लेकर के जितनी जागृति होनी चाहिए थी उतनी जागृति नहीं आ पाई। उस समय जो मैरीगंज की शिक्षा के स्तर पर क्या स्थिति थी वे रेणु जी चित्रित करते हैं कि सारे मैरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई।
और जो नए पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या है 15। तो इस तरह से गांव में शिक्षा का अभाव है। तो जो नवीन उन्नति हो रही है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तो गांव उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। गांव तक वे ऐसा परिवर्तन, ऐसी प्रगति की जो लहर है वो गांवों में नहीं पहुंच पाई है। तो शिक्षा का अभाव है। और नारी की स्थिति गांवों में बहुत ही दयनीय है। बेटी और बेटे में बड़ा फर्क किया जाता है। महानगरों में अभी ये स्थिति इतनी नहीं रही है, पर गांवों में आज भी ये स्थिति कहीं है कि गांव में लड़की को पैदा होना ही अपशकुन माना जाता है। और वहां उसके लिए अगर वो बीमार भी पड़ जाती है तो उसके इलाज भी नहीं कराया जाता, और ये सोच लिया जाता है कि वो तो अपने आप बिना इलाज के ही ठीक हो जाएगी। गरीब व्यक्ति है, बेटी बीमार पड़ती है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके इलाज करने के लिए कहता है, तो उसके पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टर उससे उपहास करता है, मजाक में कहता है कि अपने बैल बेच दो। तो वो कहता है बैल बेच दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। और फिर आगे वो देखिए उसकी विवशता, वे क्या कहता है कि हजूर लड़की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। तो इस तरह से लड़की का पैदा होना वहां पर एक अपशकुन है, एक अभिशाप है, और उसके इलाज के लिए भी खर्च नहीं किया जाता है। और उसकी स्थिति कैसी दयनीय रहती है, उसको अत्याचार का, दमन का, यौन शोषण का शिकार बनना पड़ता है। तो एक लक्ष्मी कोठारिन करके पात्र है, इसमें महंत के साथ रहती है, और उस कन्या के साथ जो मठ का महंत है वे कैसा अत्याचार करता है, किस तरह से उसका यौन शोषण करता है, उसका पूरा एक यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। गांव में मठ बना हुआ है, उस मठ में एक महंत रहता है सेवादास नाम से, और उस महंत का आंखें नहीं है, वे अंधा है, 50 वर्ष का वृद्ध है, परंतु एक अपने मित्र की छोटी सी कन्या को, अबोध कन्या को ले आता है मठ में, और उससे खाली अपनी सेवा ही नहीं कराता, अपनी काम वासना की भी तृप्ति करता है। तो वो अबोध बच्ची का कैसे यौन शोषण करता है, इसका चित्रण रेणु जी इस उपन्यास में करते हैं। यादव टोली का एक पात्र है किसनु। वे कहता है कि महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, कहां वह बच्ची और कहां 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। तो ये स्त्री की दयनीय स्थिति है, और केवल उस महंत की ही स्थिति नहीं, उस गांव के सभी पुरुषों की अधिकांशता यही मनस्थिति थी। उस सेवादास जब कभी किसी काम से दूसरे गांव चला जाता था तो उसका जो सेवक रामदास था वह फिर लक्ष्मी को अपनी बपौती समझने लगता था, तो वह फिर उसका शोषण करता था। दूसरे गांव से दूसरा महंत आता है, दूसरा एक नागा बाबा आता है, तो वह भी उसको गालियां देता है, अपशब्द कहता है। तो नारी निरंतर अत्याचार और दमन की शिकार रही है। और उस मेरीगंज में एक और तो ग्रामीण स्त्रियां हैं और दूसरी ओर संथाल जाति की, जनजाति की स्त्रियां भी हैं। तो उन संथाल स्त्रियों का तो और भी अधिक पशु की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। उनके लिए क्या कहा गया, आजादी है, जो जी में आवे करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आजादी है, फांसी हो या काला पानी छोड़ो मत। तो ये समाज की स्थिति थी। समाज में स्त्रियों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है उसका यथार्थ चित्रण
महिला अंचल में रेणु जी प्रस्तुत करते हैं। तो सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में अभी हमने आपसे चर्चा की। अब हम बात करते हैं उन ग्रामीण परिवेश के आर्थिक संदर्भ को लेकर। वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, लोगों का खान पान, उनका रहन सहन, उनके आजीविका का साधन कैसा है। गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। वे नहीं जानते अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया है। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खेलावन सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीनें कौड़ी के मोल बिक रही हैं। मजदूरों को ₹1.25 रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। तो ये है वहाँ की आर्थिक स्थिति कि गांव में जो खेती करने वाले मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर खेती करते हैं। किसानों की जो ज़मीनें हैं, किसान कौड़ी के मोल बिक रही हैं। और फायदा कौन उठा रहा है? पूंजीपति वर्ग, तहसीलदार साहब, जमींदार वर्ग। ये तहसीलदार साहब, सिंह जी और खेलावन सिंह, ये एक प्रतीक है। ये वे व्यक्ति हैं जिनके पास पूंजी है और अपनी पूंजी के माध्यम से, अपनी जमीनों से वे किसानों की जमीनों को और अधिक हड़प लेना चाहते हैं। और ये जमींदारी की प्रथा गांवों की जो है सबसे बड़ी समस्या रही है। किसानों के पास अपने 2 टाइम का खाने के लिए भी नहीं है, तो उनके लिए जमीन बेचना उनकी विवशता हो जाती है। मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर कार्य करता है और उसको ₹1.25 रोज मजदूरी मिलती है, और इससे एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। तो एक और जो पूंजीपति वर्ग है वो और अधिक धन संपत्ति से युक्त होता जा रहा है, उसके पास और अधिक जमीनें बढ़ती चली जा रही हैं, और जो गरीब है वे और अधिक गरीब होता चला जा रहा है। तो किसानों की, मजदूरों की ऐसी स्थिति वहां पर हो गई है। तो आर्थिक वैषम्य का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। और जो जमींदार हैं वे किसानों का कैसे शोषण करते हैं। किसान साल भर मेहनत करता है, फसल उगाता है, फसल लहलहाती है, तो जब फसल की कटाई का समय होता है और उस समय जब कटाई हो जाती है तो वे उम्मीद लगा करके बैठता है कि जो पिछला ऋण है वो चुका देगा और अपने कुछ उसके पास हाथ में आएगा। परंतु साल भर की कमाई का लेखा जोखा किस प्रकार होता है, उस किसान के हाथ में क्या शेष आता है, उसका एक यथार्थ चित्रण महिला अंचल में रेणु जी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं खमहार, साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खमहार में ही होता है। खमहार जहाँ खलियान, जहाँ खेतों में फसल की कटाई का कार्य होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी। दबनी मड़नी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। जो पिछला कर्ज लगा चल रहा था उस कर्ज का हिसाब चुकाते हैं तो जो फसल में मिलता है उनके हाथ कुछ नहीं आता, फिर उनको ऋण लेना पड़ता है, फिर कर्जा लेना पड़ता है। और तहसीलदार जो है, जमींदार जो है, वो किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके अंगूठे की टीप लगा करके और इनको अपने शोषण का शिकार करते चले जाते हैं। ये किसानों का वर्णन करते हैं। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खमहार के बैल जैसी है, मुंह में जाली का जाप। आजकल तो खेतों में जब कटाई बुआई का कार्य, दबाई और मड़ाई का कार्य सब मशीनों से होता है, पहले बैल करते थे। भूसे को, अनाज को अलग करने के लिए बैलों से दबाई मड़ाई की जाती थी
और बैलों के मुंह के ऊपर एक जाली का जाब लगा दिया जाता था ताकि बैल जो है उस फसल को मुंह ना मार सके। तो उस बैल जैसी स्थिति कि सब किसान की कहते हैं कि गरीब और बेजमीन लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जो केवल खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनकी हालत कैसी है? खमहार के बैल जैसी है कि दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं परंतु अंत में उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो ऐसी इनकी आर्थिक स्थिति हो गई है। और गरीबों का शोषण जो करते हैं और उसमें भी कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि 1 साल का भी अगर खजाना हर्जाना अगर किसी के पास है, बकाया है, तो उसके चुपचाप नालिश कर दो। रेणु स्पष्ट कहते हैं कि 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए बलाए से नोटिस 58 भी तामील करवा लो। कुर्की और इश्तहार निकास करवाकर सर जमीन पर चपरासी को लेकर जाने की जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। कि थोड़ा सा भी ऋण लिया है उसको इतना बढ़ा दिया जाता था और उसका जो खेत है, उसकी जमीन है, उसका जो घर है, उस तक को नीलाम करवा देने के लिए ढिंडोरा पीट दिया जाता था और उसके खबर तक नहीं दी जाती थी। तो किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है गांवों में, उसका एक यथार्थ चित्र रेणु इस उपन्यास में चित्रित करते हैं। कि कुर्की करना, इश्तहार निकलवाकर और चपरासी को ले जाने की भी जरूरत नहीं, मतलब उनको बताने की भी जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर किसी दूसरे से अंगूठे का निशान लगवा करके और उसके जमीन की नालिश कर दी जाती थी, उसकी प्रॉपर्टी हल ले ली जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर प्रशांत वहां पर मलेरिया सेंटर खोलने के लिए जाता है, उनका इलाज करने के लिए जाता है, तो उसको पश्चाताप होता है, उसे दुख होता है और फिर उसे ये लगता है कि इनकी मूल आवश्यकता क्या है। मूल आवश्यकता तो अपनी भूख दूर करना है। जब भूखे रहेंगे तो बीमारी का इलाज क्या करेंगे? तो जिनके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वे भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। तो अंततः यही कहते हैं रेणु जी, जो निष्कर्ष निकालते हैं वो यही है कि जब तक गरीबी व जहालत समाप्त नहीं होगी तब तक ये अंचल मैला ही रहेगा। तो गांवों को सुधार करना है तो आवश्यकता है गरीबी को दूर भगाने की, जहालत को दूर करने की। तो जब तक ये समाप्त नहीं होगी तब तक इस भारत माता का अंचल मैला ही रहेगा। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने मैला अंचल उपन्यास के नामकरण को लेकर उसके उद्देश्य, उसके राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ पर चर्चा की। शेष चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।